स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकलाब स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमारा इंडियन पॉलिटी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज चल रहा है और उसका आज है चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 है और उस टॉपिक का नाम है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि आखिर में ये उद्देशिका या प्रस्तावना है क्या। तो दोस्तों आप लोगों को जब संविधान सभा जब चैप्टर फर्स्ट है मैं पढ़ाया था तो आप लोगों से एक बात बताया था वहाँ पर कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था। वो पेश कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसके अंदर जो आदर्श निहित थे, जो बातें कही गई थी, उन्हीं के आधार पर हमारा संविधान जो है बना हुआ है। और जो वो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी का विकसित रूप हमारा प्रस्तावना है। ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना मिल करके हमारा जो संविधान वर्तमान में संविधान है वो है। उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना दोनों मिल के हमारा संविधान का निर्माण करते हैं। ठीक, तो अब बात है कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना दोस्तों ये है कि संविधान जो हमारा संविधान है, संविधान में जो बातें कही गई हैं, संविधान का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, उसमें इन बातों को समझाया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में वही बातें हैं। और बात होती है कि प्रस्तावना को सबसे पहले किस देश के संविधान ने अपने यहाँ शामिल किया था। तो बात देखिए अमेरिका है। ठीक, आप ये बात लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं पहले कि प्रस्तावना को किस देश के संविधान ने प्रस्तावना को सबसे पहले अपने संविधान में शामिल किया था। तो वो है अमेरिका। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे जिन देशों के संविधान बनते गए और उन लोगों ने आवश्यक समझा और प्रस्तावना को जोड़ा, इसी क्रम में भारत ने भी प्रस्तावना को अपने संविधान के लिए अच्छा समझा तो भारत ने भी जोड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रस्तावना है। और हम बात करते हैं कि पहले प्रस्तावना मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, इसके बाद मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पर व्याख्या करूँगा। ठीक है, और मैं ये भी बताऊँगा कि संविधान में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं सब समझाऊंगा। कितने प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, समता कितने प्रकार के हैं, और हमारे जो प्रस्तावना है उसमें किस डेट का उल्लेख है, किस तारीख का उल्लेख है, सब मैं बताऊंगा। पहले मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 इस संविधान सभा को आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है ये है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें जो शब्द हैं उनके बारे में आपको अर्थ समझाता हूँ। यहाँ देखिए, हम भारत के लोग से मतलब है कि भारत की जनता। हम भारत के लोग कहने का मतलब है कि जो भारत की जनता है वही संविधान में शक्ति का स्रोत है। और क्वेश्चन आता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है। ठीक है, भारत की जनता के बिना हमारे यहाँ जो सत्ता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है कि अपने पूरा अपने ऊपर डिपेंड होना। इसका मतलब कि भारत जो है आंतरिक मतलब देश के अंदर और बाहर मतलब किसी अन्य देश में अगर भारत उसे संबंधित कोई निर्णय अगर लेता है तो भारत का स्वयं का निर्णय होगा और भारत वो करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं है भारत। ठीक, जैसा कि पहले भारत एक औपनिवेशिक देश था, जो कि हमारे यहाँ कोई भी अगर डिसीजन लेना था, कुछ भी करना था तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार, उससे पूछना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो चुके हैं, अपने ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। किसी और देश से या किसी और से हमें पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के लिए डिसीजन लेना हो या किसी और विदेशों के लिए, तो हम स्वतंत्र हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं समाजवादी। ठीक है, समाजवादी धर्म निरपेक्ष। अच्छा, जैसा मैं आपको बता दूं
यानी मैं वो बाद में बताऊँ, पहले मैं अर्थ समझा देता हूँ। जो समाजवादी है, समाजवादी का अर्थ देखिए, समाजवाद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे देश में समाजवाद को अपनाया गया है, इस समाजवाद का अर्थ है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, उसका राष्ट्रीयकरण करके जो निजी संपत्ति लोगों के पास है उसका उसका राष्ट्रीयकरण कर किया जाता है। इसके बाद जिसके पास नहीं है उसको दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे किसी के पास पहले बहुत सारी खेत थे, बहुत जमीन था, तो उसका राष्ट्रीयकरण, जैसे हदबंदी कानून लाया गया और जिसके पास बहुत जमीन थी उससे सरकार जमीन छीन ली, और इसके बाद जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको जमीन दिया गया हदबंदी के द्वारा। ये वही समाजवाद है, राष्ट्रीयकरण करके उसका जो है सबको दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है, हमारा देश है, किसी धर्म को विशेष रूप से मान्यता नहीं देता। इसके बाद बात करते हैं धर्म निरपेक्ष। ठीक, धर्म निरपेक्ष का अर्थ यह है कि हम राज्य का या देश का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, और वो सभी जो जितने भी धर्म हैं सभी के लिए बराबर है। ठीक है, किसी धर्म के साथ वो भेदभाव करेगा नहीं, मतलब उसका कोई धर्म नहीं होता है देश का। ठीक, इसके बाद बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ भारत में शासन की जिस प्रकार को अपनाया गया है उसको कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, और भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, भारत में जिस प्रकार का लोकतंत्र है इसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं मैं बता रहा हूँ। ठीक, प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए भारत में लोकतंत्र है। ठीक, इसका अर्थ ये होता है कि भारत में जो भी सरकार रहेगी जनता के द्वारा चुनी हुई। लेकिन प्रत्यक्ष लोक भारत की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में असंभव है। इसीलिए हम देखिए हमारे यहाँ की जो जनता है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और प्रतिनिधियों को चुनती है वही जाके विधायिका और कार्यपालिका का संचालन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इसके बाद शब्द है, ये शब्द है गणराज्य। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे यहाँ का कोई भी नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है, योग्यता रखता है। ठीक है, कोई भी नागरिक हो, अगर वो चाहता है कि मैं सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, तो वो देखिए रखता है अर्हता। ठीक है, लेकिन ये जो गणतंत्र अरे गणराज्य है हमारे यहाँ भी है, और ये ब्रिटेन जो देश है यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ से अलग है हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो है वंशानुगत गणराज्य है। ठीक है, वंशानुगत सत्ता पे जो लोग जाते हैं वंशानुगत चुने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। अगर आप बताइए, अगर सांसद विधायक चुनते हैं तो चुनाव उनका होता है, राष्ट्रपति तक का भी चुनाव होता है, बस ये है कि प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक, उसमें अंतर होता है, लेकिन चुनाव तो होता है। ठीक है, इसके बाद ये समझ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ये देखिए न्याय, और यहाँ देखिए 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक, 3 प्रकार के न्याय। और क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। मैं इस बारे में आपको समझाता हूँ। सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि जो कुछ लोग जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं या छूट गए हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको आरक्षण दिए जाते हैं। जैसे SC/ST आरक्षण हो गया, OBC आरक्षण हो गया, और फिर जो महिलाओं के लिए आरक्षण है। इस प्रकार का जो काम किया जाता है, क्योंकि लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय। दोस्तों, राजनीतिक न्याय वो है, क्योंकि देखिए राजनीतिक प्रक्रियाओं में आने के लिए कुछ परिस्थितियां किसी के पास अनुकूल हैं, लेकिन किसी के पास परिस्थितियां नहीं हैं। ठीक है, तो लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में आ सकें, चढ़ बढ़ के हिस्सा लें,
ऐसे 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 लोगों के लिए भी आरक्षण किया गया है। जैसे आप देखेंगे कुछ क्षेत्रों में एसटी के लिए आरक्षण है, ठीक है, 10 साल के लिए आरक्षण है। अभी जैसा कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है अभी किया गया है, संशोधन जब किया गया तो उसको 10 साल के लिए फिर कर दिया गया 2020 से 2030 तक के लिए, ठीक है। एसटी कुछ क्षेत्रों में है जो उनके लिए राजनीति में जाने के लिए आरक्षण है। और आर्थिक न्याय को दूर करने के लिए, इस आर्थिक न्याय लोगों को दिलाने के लिए, जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने के लिए सरकार जैसे बहुत कार्यक्रम चलाती है, जिसमें से एक प्रमुख कार्यक्रम है मनरेगा कार्यक्रम है, ठीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम से सरकार जो है लोगों को आर्थिक न्याय भी दिलाने का प्रयास करती है। मतलब 3 प्रकार के न्याय है, ये याद रखिएगा। इसका देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये देखिए स्वतंत्रता जो है हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है, 5 प्रकार के। और ये जो स्वतंत्रताएं हैं जब हम पढ़ेंगे भाग 3 पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है, तो उनमें इस सभी स्वतंत्रताओं की चर्चा की जाएगी, ठीक। आप सिर्फ यहाँ इतना जानिए कि हमारा जो संविधान उसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के समता या समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की, ठीक। कौन कौन? एक प्रतिष्ठा हो गए, एक अवसर, ठीक है। प्रतिष्ठा मतलब पद, प्रतिष्ठा मतलब पद। इसको हम जब पढ़ेंगे भाग 3 तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, ये 14 से 18 इसकी चर्चा की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, कि सबको समान रूप से, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ देखिए ये अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता सुनिश्चित। मतलब कि जो देश के लिए एकता और अखंडता की बात की गई है यहाँ पर, कि देश से एकता और अखंडता करना हमारा कर्तव्य है। जैसा हम पढ़ेंगे जब, तो अनुच्छेद 51A में कहा गया है जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, उनमें एक बात है कि देश की एकता अखंडता रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, उसकी यहाँ बात की गई है। इसके बाद देखिए संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें ये डेट, अगर पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सी डेट या कौन सी तिथि का उल्लेख है, तो यहाँ याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 जो डेट है इसका उल्लेख है, ठीक। अब इस पे कुछ बात करते हैं कि क्या ये जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो बात करते हैं इसमें। तो देखिए संविधान सभा, पहले एक मामला आया था बेरूबाड़ी संघ, ठीक है, ये याद रखिएगा बेरूबाड़ी संघ, ठीक है। ये 1960 का बात है, 1960 में आया था मामला। इसमें कहा गया था कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। भाई जब संविधान का भाग रहेगा नहीं तो संशोधन कहाँ से होगा। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती, ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती जो केस है उसमेमें ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। मतलब कि इसमें 368 होता है, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की बात करता है, उसके तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है संविधान संशोधन, तो हाँ, ठीक है, संशोधन किया जा सकता है, ठीक। और जैसा कि इसमें संशोधन किया भी गया है, 42वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक। ये संशोधन किया गया है और उसमें तीन शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक, यहाँ अखंडता, ठीक है, इन 3 को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया कि हाँ ठीक है जोड़ा जा सकता है। मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया भी गया है, ठीक। तो क्या क्या जोड़ा गया है आप लोग देख सकते हैं एक बार, समाजवाद जोड़ा गया, ठीक है, समाजवाद जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, ठीक, और अखंडता जोड़ा गया, ठीक। ये तीन चीजों को 42वां संविधान संशोधन 1976 की जोड़ा, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना इसमें जोड़ा गया है, ठीक। और संविधान, अब मैं एक बात बताता हूँ अभी,
जो संविधान का जो ये प्रस्तावना जो है, और देखिए और प्रस्तावना के बारे में मैं एक फैक्ट बताता हूँ, ये गैर न्यायिक है। ठीक है, प्रस्ताव एक ही याद रखिएगा, ये संविधान जो है गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब मैं बता रहा हूँ अभी, मतलब इसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक, अब बस अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना बताइए न्यायिक है कि गैर न्यायिक, तो ये गैर न्यायिक है। ठीक, और बस ठीक है, हो गया प्रस्तावना। और कल हम पढ़ेंगे संविधान का जो है भाग 1 पढ़ेंगे, संघ राज्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।